नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नया लेक्चर कंपनी ला का करने वाले हैं, जिसका नाम है, आप खुद ही देख लीजिए उसका नाम क्या है। चैप्टर नंबर 5 और इसका नाम है मेंबरशिप इन ए कंपनी। हम लोगों ने अभी तक बेसिक चैप्टर किए हैं। अब जरा अगले हिस्से की तरफ चलते हैं कि कंपनी में मेंबरशिप कैसे ली जाएगी। आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर, member of the company, what is the meaning, what are the methods to become a member, then types of members, rights, duties, and different difference between membership and shareholding। बहुत इम्तहानों में पूछा जाता है कि मेंबर और शेयर होल्डर के बीच का फर्क बताइए, तो यहाँ हम ये भी करने वाले हैं। तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ दिस चैप्टर। Now let us begin this chapter one by one. Definition of a member. Section 2 clause 55 contains the definition of a member in a company. In relation to a company, member means every subscriber to memorandum of association is deemed to have agreed to become member of the company. बहुत ध्यान से definition पढ़िएगा। Every subscriber to memorandum of association is deemed to have agreed to become member of the company, and on its registration shall be entered as member in its register of member। कई बातें यहीं पर कहती हैं सेक्शन 255 में। Every subscriber to memorandum is deemed to have agreed to become member of the company। तो हमें इस लाइन का मतलब समझना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं कि सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम का क्या मतलब है, हमने मेमोरेंडम के चैप्टर पे किया था। लेकिन आज यहाँ हम ये समझेंगे कि हाउ एवरी सब्सक्राइबर शैल बी डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस टाइम पे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, उस टाइम पे जो लोग भी मेमोरेंडम पे सिग्नेचर करेंगे, वो सभी ये सोच करके सिग्नेचर करेंगे, वो सभी ये मान करके सिग्नेचर करेंगे कि जैसे ही कंपनी बनेगी वैसे ही हम इस कंपनी के मेंबर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम मेंबर वर्ड पढ़ रहे हैं, खास शेयर होल्डर वर्ड नहीं पढ़ रहे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। अब दूसरे क्राइटेरिया पे आइए। Every other person who agrees in writing to become a member of the company and whose name is entered in the register of members of the company is also a member, and every person holding shares in the company and whose name is entered as beneficial owner in the records of a depository। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड आ गया, डिपॉजिटरी। तो तीन क्राइटेरिया हो गए। Criteria number 1, subscriber of memorandum. Criteria number 2, every other person who agrees in writing to become member of the company and whose name is also entered in the register of member of the company। तो ये समझना है कि जो इसके पहले वाली स्लाइड थी उसमें लिखा हुआ था सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर। यहाँ भी एक तरह का एग्रीमेंट है, और यहाँ भी एवरी अदर पर्सन हु agreed in writing to become member of the company। हमें मतलब समझना पड़ेगा इसका क्या है। और तीसरा ये कि ये डिपॉजिटरी का क्या चक्कर है। इन तीनों बातों को जरा हम ध्यान से अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस को हम लोगों ने बहुत ध्यान से समझा था, और अब जरा फिर से उस तरफ भी चलते हैं और यहां हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। कंपनी है,
X Limited. X Limited has Memorandum of Association. ठीक है. This X Limited is a company limited by share. It means कि ये पब्लिक कंपनी है क्योंकि नाम के आगे लिमिटेड लगा हुआ है और इसके पास शेयर कैपिटल भी है. तो अब जो भी ये लोग मेमोरेंडम को साइन करेंगे, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, मैंने आपको बताया था एवरी पर्सन विल हैव टू सब्सक्राइब द मेमोरेंडम बाय साइनिंग हिज नेम, his address, his occupation completely, और कम से कम एक शेयर तो सबको लेना पड़ेगा जो लोग भी मेमोरेंडम पे साइन करेंगे. तो इन लोगों ने साइन किया, सबने साइन किया और सबने यहां शेयर लेने की बात कर दी. देखिए, शेयर लेने की अभी सिर्फ बात ही हुई है. जब कंपनी बन जाएगी उसके बाद कंपनी अपना शेयर अलॉट करेगी, लेकिन वादा आज ही कर दिया कि हाँ हम इतने शेयर ले रहे हैं. कोई 1 शेयर ले रहा है, कोई 2 शेयर ले रहा है, कोई 5 शेयर ले रहा है, कोई 10 शेयर ले रहा है. तो ये जो मेमोरेंडम का सिग्नेचर है, यहां के लिए आप समझिए एक तरह की सगाई है. सगाई हो गई है और जब अभी एक डेट आएगी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब हम शादी की बात भी कर लेंगे पक्की. लेकिन अब इतना तो हो गया है, they agreed to be member of the company. इसका मतलब कि यहां मेमोरेंडम पे साइन करते ही एक सिग्नेचर के थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आ जाती है. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड सिग्नेटरी. जैसे भी साइन किया उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आ गई कि साहब जब हमारी ये कंपनी बनेगी तो आप सभी क्या होंगे, हमारी कंपनी के मेंबर. बनने के दिन ही इस कंपनी के कौन कौन से मेंबर है, P1 से लेकर के P7 तक, जो ये लोग हैं ये तो तुरंत मेंबर बन गए. ये उस स्लाइड में जो लिखा था कि every subscriber to memorandum of association deemed to have agreed. So it means at the time of signature to the memorandum, you are doing what? You are signing it as well as you are giving your consent to be member of that company upon incorporation. अब उसमें अंतिम लाइन जो थी कि जो भी मेंबर होगा उसका नाम कहां लिखा जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में. हर कंपनी को एक रजिस्टर रखना पड़ता है, कंपनी लॉ के अनुसार रखना पड़ता है, जिसका नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर. चाहे वो शेयर वाली कंपनी हो, चाहे वो गारंटी वाली कंपनी हो, उसको ये रखना ही पड़ता है. तो जो आदमी आज मेमोरेंडम साइन कर रहा है, कल उसका नाम कहां और लिखा जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर पे. जिसका भी नाम, आज ही बता दे रहा हूं, अभी बता दे रहा हूं, जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे लिखा होगा वही कंपनी का मेंबर है, क्योंकि वो कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर है. कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम लिखा होगा वो कंपनी का मेंबर है. तो इसका मतलब P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ये सभी कंपनी के मेंबर हो गए. अब जरा दूसरी वाली स्लाइड का ध्यान कीजिएगा, जिसमें हमने लिखा था एवरी अदर पर्सन who agrees in writing to become member of the company and whose name is entered in the register of members. अब ये कौन है? Every other person who agrees in writing to become member. ये कौन से लोग हैं भाई? भाई देखो, ये P1 से P7 तक तो मेमोरेंडम पे साइन करने वाले लोग थे. इन्होंने तो सगाई कर ली कि चलो जब कंपनी बनेगी तो हम आएंगे. अब जब बारात चलेगी तो कुछ और लोग भी साथ होंगे.
जैसे ये कंपनी जब बन गई एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड ने कहा कि अब हम P8 को शेयर इशू करेंगे। अब आप ध्यान कीजिए पीछे के चैप्टर का, जो ये P8 इस कंपनी का शेयर देने जा रहा है, P8 को क्या करना पड़ेगा, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखे गए प्रावधानों के अनुसार P8 कंपनी को शेयर के लिए अप्लाई करेगा। कंपनी आर्टिकल के प्रावधानों के अनुसार उसको शेयर दे सकती है। अगर इस एक्स लिमिटेड ने P8 को शेयर दिया, तो अब देखिए P8 इस कंपनी का क्या बना, शेयर होल्डर तो बना ही बना। जब भी शेयर उसको मिला तो शेयर होल्डर तो बन ही गया। फिर जैसे उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आया, वो P8 भी क्या हो गया, इस कंपनी का मेंबर। यही उस लाइन का मतलब है, एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। It means whenever you are applying to a company to get their share, and if company allots their share to you also, then you will become shareholder, and when your name is entered in the register of member, you will be called a member. अच्छा, ये तो शेयर वाली कंपनी की कहानी हो गई, ये तो शेयर वाली कंपनी की कहानी हो गई। अगर यही शेयर की बजाय गारंटी वाली कंपनी हो, तब बताइए क्या होगा। देखो भाई, गारंटी वाली कंपनी में आदमी गारंटी अमाउंट की बात करता है, कहता है ये गारंटी के अमाउंट दे रहा हूं, और जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तब ये गारंटी के अमाउंट आप मुझसे ले लेना। लेकिन मेमोरेंडम तो यहां भी साइन हो रहा है, गारंटी की रकम यहां भी दिया जा रहा है। जो सेक्शन का पहला पॉइंट है वो गारंटी कंपनी के लिए कैसे लागू हो जाएगा, जो लोग भी मेमोरेंडम पे साइन कर रहे हैं वो इस गारंटी वाली कंपनी के मेंबर। अब जरा क्लॉज नंबर 2 पे आइए, एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। कल को P8 कहता है कि मैं भी इस गारंटी कंपनी में आना चाहता हूं, तो कंपनी कहेगी ठीक है गारंटी दे दो। अब तो नया एग्रीमेंट ही बनेगा ना, क्योंकि अब मेमोरेंडम तो दोबारा साइन होगा नहीं। आपको बताया भी था कि मेमोरेंडम एक बार बन गया तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज नहीं होगा, और ये जो सिग्नेचर वाला क्लॉज है कौन सा है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज ही है। तो ये जो क्लॉज नंबर 2 है मेंबरशिप की डेफिनेशन का, एवरी अदर पर्सन हु एग्रीज इन राइटिंग टू बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी, ये कब आता है, जब कंपनी बन जाती है। बनने के बाद अगर शेयर वाली कंपनी किसी को शेयर दे रही है तो ये क्लॉज अप्लाई होता है कि पहले शेयर दीजिए, शेयर होल्डर बनिए, फिर उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में जाएगा, मेंबर बन जाएंगे। गारंटी वाली कंपनी में क्या होता है कि अगर कंपनी बनने के बाद कोई नया गारंटर मैदान में आना चाहता है तो क्या होता है कि आप एग्रीमेंट कीजिए कंपनी से गारंटी देने का, गारंटी दीजिए, एग्रीमेंट लिखिए, और फिर आप कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपना नाम दर्ज कराइए। अब तीसरा पॉइंट है, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर इन ए कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज बेनिफिशियल होल्डर ऑफ शेयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। अब ये सिस्टम क्या है जरा समझिएगा। डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया क्या है, यहां समझ लीजिए, बहुत काम आएगा, प्रोस्पेक्टस में भी काम आएगा, शेयर होल्डिंग के चैप्टर में भी काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। ये डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, पहले आप इसको समझिए। यहां तो लाइन सिर्फ इतनी लिखी है, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज ए बेनिफिशियल होल्डर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी। तो 3 क्राइटेरिया हो गए। पहला, सब्सक्राइब करो मेमोरेंडम को, मेंबर बन गए। दूसरा, एग्रीमेंट करो, कंपनी बनने के बाद मेंबर बन गए। तीसरा क्राइटेरिया अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में बेनिफिशियल होल्डर की तरह से है तो आपको मेंबर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, कंपनी एक्स लिमिटेड
इज ए पब्लिक कंपनी। पुराना जमाना था जब किसी कंपनी को अपना शेयर जारी करना होता था तो कागज में लिख के शेयर देते थे, फिर छपे हुए फॉर्म आ गए जिसमें वो शेयर देते थे किसी को भी। और जब छपे हुए फॉर्म आ गए तो होता क्या था, अभी पुराना जमाना बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। कंपनी अपना शेयर इश्यू करेगी, ठीक है, M1 इसका शेयर होल्डर है, पेपर का शेयर है इसके पास, बड़ी अच्छी बात है। If M1 wants to transfer his share to M2, then this transfer is possible. पब्लिक कंपनी में शेयर वैसे भी फ्रीली ट्रांसफरेबल है, पॉसिबल तो है। अगर ये कंपनी का शेयर ट्रांसफर करना हो M2 को, तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी बताया था कि इसमें आपको कंपनी से परमिशन भी लेनी पड़ेगी। इसका मतलब कि M1 और M2 के बीच में जो ट्रांसफर का एग्रीमेंट होगा वो पहले किसके पास जाएगा, कंपनी के पास। कंपनी अप्रूव करेगी तब आएगा इसके पास। मतलब स्टेज नंबर 1 ये है, स्टेज नंबर 2 ये है और स्टेज नंबर 3 ये है। तब ये आएगा M2 के पास, तब ये M2 का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर के तौर पे लिखा जाएगा। मान लो कि M1 ने इसको शेयर ट्रांसफर किया 1/4/2020 को, ठीक है। तो 1/4/2020 को क्या हुआ कि M2 ने M1 को शेयर का दाम दे दिया। अब M2 क्या करेगा, इसको कंपनी के पास भेजेगा कि भाई ये देखिए M1 ने अपना शेयर मुझे दे दिया है, ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है सेल का, मैंने उसको पैसा दे दिया है, उसने रिसीविंग दे दी है, अब आप ऐसा करिए शेयर को मेरे नाम में ट्रांसफर कर दीजिए। 1/4/2020 को क्या होगा, 1/4/2020 को M2 क्या होगा, शेयर का होल्डर, क्योंकि M2 के हाथ में शेयर आ जाएंगे। क्या M2 मेंबर भी होगा, जी नहीं, M2 मेंबर नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा है, M1 का ही नाम लिखा हुआ है। इज दैट राइट। अब देखिए ये प्रोसेस कैसे चलता है। तो पुराने जमाने में बाई पोस्ट जाता था, और बाई पोस्ट जाने में कभी कभी 1 महीना 2 महीना लग जाता था, कभी कभी रास्ते में गायब हो जाता था, कभी धूप आ जाए, कभी बारिश आ जाए तो शेयर गीला भी हो जाता था, तो फिर से कंफर्मेशन के लिए आ जाता था, बड़ा टाइम लगता था। कहने का मतलब कि अगर कंपनी से कंफर्म होके आ जाए तो रजिस्टर ऑफ मेंबर पे M1 की जगह किसका नाम लिखा जाएगा, M2 का, और अब M2 भी मेंबर कंपनी का हो गया। इतने दिनों तक M1 शेयर होल्डर नहीं था लेकिन मेंबर था, इतने दिनों तक M2 शेयर होल्डर था लेकिन मेंबर नहीं था। यही से आपके थोड़ा सा वो बिल्डअप भी बनना शुरू होगा कि मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में फर्क क्या होता है। कहने का मतलब कि कागज वाले जमाने में ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। मतलब अल्टीमेटली कंपनी अपने रिकॉर्ड में चेंज करती थी, तब M2 की मेंबरशिप शुरू होती थी। फिर नया जमाना आ गया। जब नया जमाना आ गया तो क्या हुआ, नए जमाने में जरा सा देखिए तस्वीर कैसे बदली। जब सब कुछ डिजिटल होना शुरू हुआ तो तस्वीर कैसे बदली। जब कोई कंपनी पब्लिक को अपना शेयर इश्यू करेगी तो अब एक आ गया डिपॉजिटरी एक्ट। जो डिपॉजिटरी एक्ट आया उसने क्या बताया, बिल्कुल आराम से समझ लीजिएगा, आपको शेयर मार्केट भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए डिपॉजिटरी एक्ट ने यह बताया कि भाई ये बताओ तुमको कितने शेयर इश्यू करने हैं। बोले साहब 10 लाख शेयर हमको इश्यू करने हैं। ओके, तो 10 लाख शेयर या तो तुम इश्यू करो
पहले कागज के जमाने वाला। अब 10 लाख शेयर कैसे इशू होंगे? बिना कागज वाले इशू होंगे। इन्हीं को हम कहते हैं डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म ऑफ शेयर, जिनको आप शॉर्ट में डीमैट भी बोलते हैं। तो अब कागज का शेयर नहीं आता, कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक शेयर का नंबर आपके पास आ जाएगा, वो नंबर ही आपके लिए शेयर है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो 10 लाख डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर किसको दे दो? डिपॉजिटरी को दे दो। ये डिपॉजिटरी वास्तव में क्या है? ये शेयर का एक तरह से बैंक है। और सरकार ने डिपॉजिटरी कौन सी बनाई? नेशनल एनएसडीएल, सीएसडीएल, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 3 डिपॉजिटरी बनाई। तो कंपनी को क्या एडवाइस किया कि तुम इन तीनों में से किसी को भी अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बना लो कि तुम्हारे ये 10 लाख शेयर कौन मैनेज करेगा। लेट अस सपोज कि इस कंपनी ने किसको बनाया? एनएसडीएल को। तो एनएसडीएल को इन्होंने कितने शेयर दे दिए? 10 लाख। अब समझिएगा बेनिफिशियल होल्डर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी का क्या मतलब है। फिर इस कंपनी ने अपने शेयर जब अपने शेयर इशू किए ये वाले, तो M1 कहता है कि मुझे 100 शेयर दे दो, मुझे 100 शेयर दे दो। तो क्या होगा? कंपनी अगर M1 को अलॉट करती है, जैसे M1 फॉर्म भरेगा, कंपनी अगर M1 को अलॉट करती है तो क्या शर्त लगाएगी कि M1 साहब आप भी अपना डीमैट अकाउंट बताइए। आप अपना डीमैट अकाउंट मान लो CSDL में खोला है, तो बताइए कि आपका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है। जैसे आप बैंकों में जाते होंगे, शेयर ब्रोकर्स के पास जाते होंगे, वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ डीमैट खुलवा दीजिए, हमारे यहाँ डीमैट खुलवा दीजिए, हमारे यहाँ डीमैट खुलवा दीजिए। वास्तव में ये जितने भी बैंक हैं, जितने भी शेयर ब्रोकर हैं जो आपका डीमैट अकाउंट खोलते हैं, ये या तो NSDL या CSDL या स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फ्रेंचाइजी होते हैं। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 ही डिपॉजिटरी हैं। आपको हर ब्रोकर कहता है जी हम भी डिपॉजिटरी हमसे खुलवा दीजिए, वास्तव में वो डिपॉजिटरी नहीं, वो डिपॉजिटरी का फ्रेंचाइजी ओनर है। हाँ, आपका अकाउंट अल्टीमेटली खुलेगा यहीं जाके, लेकिन रास्ता कहां से चला जाता है? उस ब्रोकर से। तो मान लीजिए इस M1 ने CSDL में अपना अकाउंट खोला हुआ है। लेट सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका अकाउंट है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CSDL का फ्रेंचाइजी है। तो आपको लगता है कि आपका डीमैट अकाउंट SBI में खुला हुआ है, वास्तव में वो डीमैट अकाउंट CSDL में खुला हुआ है। ओके, तो अब M1 ने अप्लाई करना है, तो कंपनी कहेगी अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर दीजिए। तो M1 ने कंपनी को अप्लाई कर दिया, अप्लाइड, एंड लेट सपोज कि M1 को शेयर कंपनी ने देने का मन भी बना लिया, अलॉटमेंट इनको 100 का होना है। अब देखिए कंपनी ने अपने शेयर तो सारे दे रखे हैं किसको? NSDL को, सारे शेयर NSDL को दे रखे 10 लाख। कंपनी NSDL को बोलेगी कि भाई उन 10 लाख शेयर्स में से 100 शेयर निकाल के किसको दे दो? M1 को। तो NSDL से निकल के CSDL मतलब आपके खाते में कितने आ जाएंगे? 100 शेयर, समझिए। और NSDL और CSDL के पास तो आपका रिकॉर्ड है। NSDL CSDL से डिटेल मांगेगा कि भाई ये M1 कौन है, जरा मुझे बताओ। तो आपको पता है जब आप डिपॉजिटरी अकाउंट खोलते हैं तो आपको नाम, आधार कार्ड, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ सब देना पड़ता है। तो आपके CSDL वाले अकाउंट के पास आपकी जन्म कुंडली है, CSDL यही जन्म कुंडली किसको भेज देगा? NSDL को, और NSDL
क्या करेगा कि बेनिफिशियल होल्डर ऑफ 100 शेयर कौन है? M1। इसका मतलब क्या कंपनी लॉ बताता है कि अगर आपका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में है तो ये मान लिया जाएगा कि आपका ही नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे है। ये डीमिंग प्रोविजन का इफेक्ट है। ये उसका मतलब है कि एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड एज द बेनिफिशियल ओनर इन द रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिटरी, सो इफेक्टिवली योर नेम इज एंटर्ड इन द records of depository, but since that depository has been appointed by the company itself, so if your name is mentioned in the register maintained by the depository, it will be assumed that your name is also mentioned in the register of members. So it means by indirect relationship you become member of this company. तो ये तीन तरीके हैं। पहला, सब्सक्राइब कीजिए मेमोरेंडम को और कंपनी के मेंबर बन जाइए। दूसरा, आप कंपनी से डायरेक्ट एग्रीमेंट कीजिए और मेंबर बनिए। और ये तीसरा तरीका है, ये सिर्फ उस कंपनी में अप्लाई होता है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है और जिसने अपना शेयर आम जनता को इशू किया है, जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, दोनों पे लिस्टेड है। ये लिस्टेड कंपनियों के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो मैं एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर रहा हूं। कंपनी थी, उसको पब्लिक इशू करना था, आज के जमाने में करना था तो उसको बोला गया कागज का शेयर नहीं इशू करना है, डीमैट शेयर इशू करना है। तो आप अपना एक डिपॉजिटरी चुनो। उसने NSDL को चुना, NSDL को 10 लाख शेयर दे दिए। बोला ऐसा है, जिनको भी शेयर का एप्लीकेशन करना होगा वो एप्लीकेशन तो हमारे पास भेजेंगे। किसके पास? कंपनी के पास भेजेंगे। किसको शेयर अलॉट करना है इसका फैसला कौन करेगा? कंपनी। जब कंपनी इसका फैसला कर लेगी तो इस फैसले की इंटीमेशन किसको दे देगी? अपने डीपी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, जो इस शेयर के बैंक में से, ब्लॉक में से जितने शेयर उसने M1 को अलॉट किए उतने शेयर निकाल के उसके डीमैट अकाउंट में डाल देगा। अब हो सकता है आप पूछें कि जी NSDL में अगर कंपनी का अकाउंट है तो क्या हम भी अपना NSDL में अकाउंट खोल सकते हैं? बिल्कुल खोल सकते हैं साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जब इंडिया में 3 ही डिपॉजिटरी हैं और लिस्टेड कंपनियां 5,000 6,000 के ऊपर हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हर कंपनी के लिए अलग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनेगा और आप जितने शेयर होल्डर है सबके लिए अलग अलग बनेगा। आप कॉमन डिपॉजिटरी भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं। 3 कंपनियां हैं, चॉइस आपकी है। मुझे उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब 3 तरीके मैंने आपको बताए। पहला, मेमोरेंडम साइन कीजिए, मेंबर बनिए। दूसरा, आप कंपनी के साथ सीधा एग्रीमेंट कीजिए और मेंबर बनिए। तो पहला तरीका कहां कहां एप्लीकेबल होगा? शेयर वाली कंपनी में भी, गारंटी वाली कंपनी में भी। दूसरा वाला तरीका कहां कहां एप्लीकेबल होगा? शेयर वाली कंपनी में भी, गारंटी वाली कंपनी में भी। लेकिन ये जो तीसरा वाला तरीका था, बेनिफिशियल होल्डर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी, ये कहां एप्लीकेबल होगा? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होगा और उस कंपनी में एप्लीकेबल होगा जिसने अपने शेयर आम जनता को जारी किए हुए हैं, क्योंकि इसमें डीमैट फॉर्म ऑफ शेयर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब जरा सा आगे चल लेते हैं हम लोग। आगे चलो भाई। कोई टेक्निकल फॉल्ट हुई क्या?
think some fault is there. Let's see. Why there is no display? Oh yes. Sorry for disturbance. So we were here. Or who is a member? Now let us see. We should resume our discussion. Who is a member? तो इसी प्रोविजन को फिर से एक बार से रिवीजन करते हैं. The subscriber of the memorandum of association becomes member of the company on registration, and you know his name shall be entered in the register of member. Obviously, after registration, your name shall be mentioned in the register of members. Second thing, every other person who agrees in writing
to become a member of the company and whose name is also entered on register of member shall become member of the company। ध्यान दीजिए, प्रोविजन जो अभी अभी देखा और जो ये वाला देख रहे हैं, इन दोनों में रजिस्टर ऑफ मेंबर वर्ड का यूज किया गया है। रजिस्टर ऑफ मेंबर वर्ड यूज करने का मतलब है कि ये रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी ने अपने यहाँ मेंटेन कर रखा है। लेकिन तीसरा जो प्रोविजन है वो क्या कहता है, एवरी पर्सन होल्डिंग शेयर कैपिटल एंड हुज नेम, ध्यान दीजिएगा शेयर कैपिटल है, whose name is entered as beneficial holder in the records of the depository shall be deemed to be member of the company। और यही मैं अभी आपको समझा रहा था कि if your name is mentioned in the records of depository then it will be assumed that your name is also mentioned in the record of company। And share capital here includes इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप पूछेंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है। तो कंपनी में दो तरीके की शेयर कैपिटल होती है, एक को इक्विटी कहते हैं और एक को प्रेफरेंस कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कुछ बेसिक राइट्स हैं, जैसे उनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा, कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाएगी तो उनको अगर पैसा मिलना होगा तो पहले मिल जाएगा। लेकिन उनके शेयर 2, 4, 10, 20 साल, मैक्सिमम 20 साल के बाद रिडीमेबल भी होते हैं, मतलब जो उनसे पैसा लिया जाता है वो उन्हें दे भी दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए यही ऑप्शन है, या तो अपने शेयर ट्रांसफर कर दे वो, या फिर कंपनी जब लिक्विडेट होगी और कुछ बचेगा तो उसको मिलेगा, नहीं बचेगा तो उसका नुकसान है। नाउ हाउ कैन यू ऑब्टेन membership in a company? Now you know the answer, but again let us revise it. How can you become member of the company? तीन रास्ते हैं, by subscribing to the memorandum, deemed agreement, by agreement to become a member, and by making an application to the company for allotment of shares। और by executing an instrument of transfer of shares as transferee, आपने किसी और से शेयर खरीद लिया। by consenting to the transfer of shares of a deceased member in his name, कहने का मतलब किसी मेंबर की डेथ हो गई और आप उसके नॉमिनी हैं, आपके पास शेयर आएगा, तब भी आप कंपनी के मेंबर आप आ जाएंगे। by acquiescence और estoppel, एक्विजियंस का मतलब होता है सहमत होना और एस्टॉपेल का मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट कोई कानूनी रुकावट है या नहीं है। एक्विजियंस और एस्टॉपेल मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। अब आइए कि कैसे मेंबर हो सकते हैं कंपनी में। हु कैन बिकम मेंबर ऑफ ए कंपनी, वेदर एनी पर्सन और एवरी पर्सन कैन बिकम मेंबर ऑफ ए कंपनी। लेट अस सी हु कैन बिकम। एक एक को लेते हैं, एक एक को लेते हैं। कौन कंपनी का मेंबर बन सकता है? इंडिविजुअल, 2 हाथ 2 पैर का आदमी का बच्चा क्या कंपनी का मेंबर बन सकता है? जवाब है हाँ भी और ना भी। तो देखिए हाँ किस केस में है। एवरी इंडिविजुअल हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ कोर्स, बिकॉज इन केस ऑफ ए कंपनी if you are signing memorandum of association, you are entering into a contract. If you are taking shares, you are entering into a contract. So you must be competent to enter into contract as per Indian Contract Act. And if you are competent to enter into a contract, you can become member of a company. अब इंडिविजुअल के केस के बाद जरा देखें, 2 हाथ 2 पैर वाला आदमी का बच्चा बन सकता है, तो क्या 2 हाथ 2 पैर वाला माइनर भी कंपनी का मेंबर बन सकता है? अब देखिए माइनर के बारे में क्या कहते हैं कि माइनर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हम तो यही कहेंगे कि किसी माइनर को कंपनी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बात इतने पे खत्म नहीं होगी। Where shares are already fully paid up, minor may hold
सच शेयर्स, जरा ऊपर वाली लाइन देखना और जरा नीचे वाली लाइन देखना, दोनों में कितना फर्क है। ऊपर वाली लाइन साफ साफ कहती है माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर ही कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ ए कंपनी। और नीचे वाली लाइन अजीब है, इफ शेयर्स आर ऑलरेडी फुली पेड अप देन माइनर कैन होल्ड दीज शेयर्स एज बेनिफिशियल ओनर, and if minor can hold these shares as beneficial owner, obviously his name shall be mentioned on register of member। अब जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि माइनॉरिटी ऑफ ए मेंबर हाउ इट इज रेगुलेटेड। दो बातें आपको बताई हैं। पहली बात क्या बताई कि let us suppose there is a company, let us suppose there is a company and this company wants to issue its shares। अब जरा माइनर वाले केस को बिल्कुल पूरी तरह समझ लीजिएगा कि माइनर का मामला है क्या आखिर। माइनर एंड एक्स लिमिटेड, ठीक है। माइनर बिलो 18 years of age, बिलो 21 years ऑफ एज। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जानते होंगे आप कि 18 साल उनके लिए है जो अपने गार्जियंस के साथ रहते हैं, 21 साल उनके लिए है जो अपने गार्जियंस के साथ नहीं बल्कि कोड ऑफ वार्ड एक्ट के अनुसार सरकार उनकी गार्जियन है। तो अब इन्होंने क्या किया कि अप्लाई किया कि हमें शेयर दे दो, अप्लाइड फॉर शेयर। बताइए क्या शेयर दिया जा सकता है? नो अलॉटमेंट, नो अलॉटमेंट, बिकॉज जैसे ही अलॉटमेंट होगा एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बनेगी और माइनर चूंकि इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इसके लिए इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगा। लेकिन एक एक्सट्रीम केस में मान लीजिए इफ अलॉटेड, इफ अलॉटेड। अब देखिए इसको मैं जरा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लेके चलता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहना है, इसको आप समझ ही पाएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 है, वो क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड। तो जनता ये समझती है, लोग ये समझते हैं कि माइनर के साथ किया गया कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड होता है। ये हकीकत नहीं है, ये आधी हकीकत है। इसका आधा फसाना कुछ और है। क्या है फसाना? माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर liability on minor void for benefit of minor not void। देखिए अगर एक मेजर है और एक माइनर है, मेजर ने माइनर को लोन दे दिया और बोला ये कर्जा है इसको तुम्हें चुकाना पड़ेगा। माइनर कल को ये कह सकता है लोन चुकाते वक्त, अंकल जी मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूं, मोरी दीदी वर्सेस धर्मोदास घोष इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही ये डिसाइड हो चुका है। एनी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड टू impose a liability on minor shall be void. However, any contract created to accord a benefit in favor of minor is valid। जैसे एक दादाजी हैं और उनके एक नाती जी हैं। दादाजी ने इनको अपनी जमीन देने का वादा किया कि बेटा ये मैं अपनी जमीन तुम्हें दे रहा हूं, छोटा सा प्यारा सा बच्चा जमीन तुम्हें दे रहा हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा।
क्योंकि अब माइनर को कुछ देना नहीं पड़ रहा है, माइनर के ऊपर कुछ लायबिलिटी नहीं क्रिएट। जैसे ही माइनर के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कराई गई वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। तो अब इसको समझिए कि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड क्यों हो रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर इनको अलॉटमेंट हो जाता, एक्स लिमिटेड अगर माइनर को अलॉटमेंट कर देता तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड क्यों होता है, इसकी वजह समझिएगा। जब भी आप किसी कंपनी में शेयर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, देयर इज ए लायबिलिटी अपॉन यू। और लायबिलिटी कितनी है, जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उतनी लायबिलिटी आपके ऊपर, वो लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। चूंकि इसमें लायबिलिटी क्रिएट हो रही है इसलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है ये वायड है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट ही वायड है तो माइनर किसी कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। अब नीचे वाली लाइन पे आते हैं, व्हेन शेयर्स आर फुली पेड अप देन माइनर कैन होल्ड दी शेयर्स। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि माइनर ने कंपनी से शेयर नहीं लिया, शेयर लिया किसने, दादाजी ने। दादाजी ने कंपनी से शेयर लिया, 10 रुपए का शेयर, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर दादाजी को दे दिया, कंप्लीटली मेजर। दादाजी क्या बन गए, मेंबर। दादाजी का नाम कहां, रजिस्टर ऑफ मेंबर पे। अब दादाजी ने क्या किया कि 10 रुपए का शेयर अपने माइनर पोते को, नाती को क्या कर दिया, गिफ्ट। शेयर क्या है, फुली पेड अप। एक बार एक शेयर फुली पेड अप हो गया तो क्या उस शेयर होल्डर के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो अब अगर फुली पेड अप शेयर माइनर को दिया जा रहा है तो क्या कंपनी माइनर से 1 रुपया एक्स्ट्रा मांग सकती है, नहीं, क्योंकि शेयर फुली पेड अप हो चुका है। इसलिए माइनर इस गिफ्टेड शेयर को होल्ड कर सकता है, और अगर माइनर इस गिफ्टेड शेयर को होल्ड करेगा तो माइनर का नाम कहां लिखा जाएगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो इस फर्क को समझ लीजिएगा। इसको मैं एक लाइन में समअप करता हूं, और वो एक लाइन में समअप ये होगा क्या, माइनर कैन नॉट बिकम फ्रेश मेंबर ऑफ द कंपनी, हाउएवर if fully paid shares are transferred to minor then minor can become member of the company। तो इस बात को एकदम से आप इनकार नहीं कर सकते कि साहब रहने दो, माइनर तो मेंबर बन ही नहीं सकता किसी कंपनी का, माइनर तो किसी हालत में नहीं बन सकता। नहीं, ये गलत है। माइनर एक ही सिचुएशन में बन सकता है, प्रोवाइडेड कोई उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स को गिफ्ट करे, तब माइनर मेंबर बन जाएगा। इज दैट राइट? अब जरा आगे के प्रोविजंस पे चल लेते हैं। और कौन मेंबर बन सकता है कंपनी का, और कौन मेंबर नहीं बन सकता है कंपनी का। इंसॉल्वेंट पर्सन एज मेंबर ऑफ द कंपनी। एक आदमी जो दिवालिया हो गया उसको कोई कंपनी अपना शेयर देगी भाई, है बताइए, उसको तो कोई कंपनी अपना शेयर देगी नहीं। इंसॉल्वेंट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहां पे सवाल ये है कि एक आदमी शेयर होल्डर है आपकी कंपनी का और वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे रहेगा? पढ़िएगा प्रोविजन, इंसॉल्वेंट पर्सन लूजेज ऑल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स and company will pay dividend on its share to official assignee or receiver। अब आप ये पूछेंगे ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर क्या होता है? जब भी कोई आदमी दिवालिया होता है तो आप ये मत समझिएगा कि वो भिखारी हो गया। दिवालिया होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो व्यक्ति अपने कर्जों का भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, you have a worth of 100 crore and your liability is 100 crore rupee one, but you are not in a position to arrange this liability of rupee one, you may be declared as insolvent। So whenever your liability is falling due, if you are not in a position to pay off your liability, then you can be declared as insolvent। और जैसे ही आप इंसॉल्वेंट होते हैं, लिक्विडेशन की प्रोसेस में जाते हैं, कोर्ट की तरफ से एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो आपके सारे असेट्स को अपने कब्जे में लेता है
क्योंकि सारे एसेट्स को कब्जे में लेता है, इसलिए इंसॉल्वेंट पर्सन के पास अगर किसी कंपनी के शेयर रहे होंगे तो वो शेयर भी किसके कब्जे में आ जाएंगे? ऑफिशियल रिसीवर के कब्जे में आ जाएंगे। और अगर कंपनी को उस शेयरों पे डिविडेंड देना हुआ तो इंसॉल्वेंट को नहीं देगी, रिसीवर को देगी। क्यों? क्योंकि अब ऑफिशियल रिसीवर का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे आ चुका है। इसके आगे चलते, वेदर ए कंपनी कैन बिकम मेंबर ऑफ अनदर कंपनी, बिल्कुल साहब, कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी कैन बिकम मेंबर इन अनदर कंपनी, हाँ, provided it is authorized by the memorandum of association. If it is not provided by the memorandum of association of company and still your company has acquired shares in another company, then that acquisition shall be, बताइए, shall be covered in doctrine of ultra vires. That transaction shall be by the initio. आपकी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में शेयर ले लिया और आपके मेमोरेंडम ने ऑथराइज ही नहीं किया आपकी कंपनी को किसी दूसरी में शेयर लेने के लिए, वो ट्रांजैक्शन ही अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, योर कंपनी कैन बिकम मेंबर ऑफ अनदर कंपनी प्रोवाइडेड इट इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ योर कंपनी। वैसे अगर मेमोरेंडम में ऑथराइज है तो आपकी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी का मेंबर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। हालांकि सिर्फ एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो एक्सेप्शन अभी देखते हैं। A subsidiary company cannot become a member of its holding company. सेक्शन 19 कंपनी लॉ का है और आपको बताया भी था, क्या बताया था, कि एक एच कंपनी है और एक एस कंपनी है। एच कंपनी ने एस में कितने शेयर ले लिए? मोर देन 50% शेयर ले लिए। तो एस कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडियरी। एच कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग। लेकिन प्रोविजन क्या है कि अगर एस कंपनी इसमें शेयर लेना चाहे होल्डिंग में, तो सेक्शन 19 ने मना कर दिया है। क्यों मना किया है? क्योंकि ये रिवॉल्वमेंट का फंड है, होल्डिंग का फंड इनके पास और सब्सिडियरी का फंड इनके पास। सेक्शन 19 अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी तो हम कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग मेंबर बन सकते हैं और कौन कौन से लोग मेंबर नहीं बन सकते हैं। तो हमने देखा इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मेंबर बन जाएगा। माइनर अगर फुली पेड अप शेयर गिफ्ट किए जाते हैं, मेंबर बन जाएगा। कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर बन सकती है। हालांकि सब्सिडी के होल्डिंग के मेंबर बनने पे थोड़ी सी रोक है। सवाल उठता है पार्टनरशिप फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी की मेंबर बन सकती है? पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, तो वो किसी कंपनी में पार्टनरशिप फर्म के नाम पे शेयर नहीं देगी। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती है, उसकी मेंबरशिप पार्टनरशिप भी ले सकती है। एक्चुअली सेक्शन 8 कंपनी में सरकार ने सोचा कि इन लोगों को तो चैरिटेबल काम करना है, कोई डिविडेंड वगैरह तो देते नहीं है सेक्शन 8 कंपनी वाले, तो ऐसा करो, इनको फंड कहाँ से मिलेगा, पार्टनरशिप वगैरह इन्वेस्ट करना चाहती है तो करने दो। तो सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ करके, चैरिटेबल पर्पज वाली कंपनी को छोड़ के, पार्टनरशिप फर्म किसी और कंपनी में मेंबर नहीं बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी कंपनी की मेंबर बन सकती है? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ले ले, दूसरा ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ना ले। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, तब तो कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन अगर रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो क्या फर्क पड़ जाता है? A registered cooperative society is recognized as a separate legal entity and it may become member of a company if authorized by the bylaws of that society. Simple सी बात। Public office. A public office cannot be a member in a company unless it is a corporation sole.
अगर आपको कॉर्पोरेशन सोल के बारे में पता हो तो हमने किया था कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर 3 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सील का। तो ऐसे कई पब्लिक ऑफिसेस हैं, जैसे आर्च बिशप का ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है, गवर्नर का ऑफिस है। तो क्या ये लोग कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? यस, ये कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन आप सोचे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मेरठ, क्या ये किसी कंपनी का मेंबर बना? ना। बनाना है तो राज्यपाल को बना दो, क्योंकि राज्यपाल के अंदर है परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, डीएम के अंदर नहीं है। तो कॉर्पोरेशन सोल किसी कंपनी का मेंबर तो बन सकता है, लेकिन तभी बन सकता है जब उसके अंदर वो बनने की क्षमता है तब, अदरवाइज नहीं। ट्रस्ट, whether a trust can become member of the company, a trust is not being a legal entity, cannot become a member of a company, but shares can be held in the name of the trustee। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। लाइनें तो 4 ही लिखी हैं। ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1860 में इनकॉर्पोरेट होता है। ट्रस्ट मेंबर तो नहीं हो सकता, लेकिन जो उसका ट्रस्टी है ना, उसके नाम में शेयर खरीद कर ट्रस्ट में रखे जा सकते हैं। टाटा का तो केस ही है। टाटा कंपनी के ज्यादातर शेयर टाटा ट्रस्ट ने ले रखे। लोग बोलते टाटा ट्रस्ट ने ले रखे, वास्तव में ट्रस्टीज ने ले रखे, वो ट्रस्ट में रखे हुए शेयर को। तो ट्रस्ट अपने आप में चूंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसलिए वो किसी कंपनी का डायरेक्ट शेयर होल्डर तो नहीं हो सकता, लेकिन उस ट्रस्ट का जो कर्ता धर्ता है, जो ट्रस्टी है, वो उन शेयर्स को अपने नाम में लेकर के ट्रस्ट में जमा कर सकता है। अब अगली कैटेगरी देख लेते हैं, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शेयर ले सकती है? देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की भी पोजीशन वही है जो ट्रस्ट की है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर्ता के द्वारा गवर्न होती है। परिवार का एक मुखिया होता है, वो मुखिया ही उस परिवार के सारे संपत्ति, बिजनेस, जायदाद, संपत्ति का एक तरह से देखभाल करता है। मालिकाना हक सबका है, बराबर का हक है। आपने अगर हिंदू लॉ पढ़ाओ तो बराबर का हक है, लेकिन अगर किसी कंपनी में शेयर लेना है तो किसके नाम में होंगे? कर्ता के नाम में होंगे। तो आप देखिए, HUF भी डायरेक्ट शेयर होल्डिंग नहीं ले सकती, किसके नाम में लेगी? अपने कर्ता के नाम में लेगी। अब आगे चलते हैं। ट्रेड यूनियन, whether a trade union can become member of a company or not। एक्चुअली ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन वर्सेस धनलक्ष्मी बैंक का केस था ये। इसमें यही था कि जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं वो शेयर होल्डर बनना चाहते थे, लेकिन कंपनी वाले मान नहीं रहे थे, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियन का आदमी शेयर होल्डर भी बन जाए तो जाहिर है कंपनी की जनरल मीटिंग में आएगा, डायरेक्टर का इलेक्शन करना होगा तो वोट देगा। तो कंपनी वाले मना कर रहे थे, ये लोग कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने ट्रेड यूनियन से इतना ही पूछा कि क्या आप रिकॉग्नाइज्ड हैं? अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं है तब तो यहीं से बाहर चले जाइए, क्योंकि फिर तो आपकी कोई एंटिटी, फिर तो आपका कोई स्टेटस है ही नहीं। लेकिन अगर आप रिकॉग्नाइज्ड है, इफ ए ट्रेड यूनियन इज रजिस्टर्ड, देन इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ट्रेड यूनियन कलेक्टिवली कैन परचेज शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। ये बहुत बढ़िया लेबर रिफॉर्म का बढ़िया डिसीजन था कि अगर ट्रेड यूनियन कंपनी में शेयर खरीदेगी तो जाहिर है कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज को शेप करने में ट्रेड यूनियन का भी रोल होगा। अब इसके पॉजिटिव भी थे, इसके निगेटिव भी थे। पॉजिटिव क्या थे, निगेटिव क्या थे, वो हमारा सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेड यूनियन किसी कंपनी की मेंबर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जवाब है बिल्कुल हाँ, कि ट्रेड यूनियन भी किसी कंपनी की मेंबर हो सकती है। अब मेंबरशिप खत्म कब होगी? अभी तक हम बात कर रहे थे मेंबरशिप लेना कैसे है, अब हम बात करते हैं
कि मेंबरशिप खत्म कैसे होगी। तो अब जरा देखिए मेंबरशिप खत्म कैसे होगी, थोड़ा सा इसको पढ़िए। A person ceases to be a member of the company when his name is removed from company's register of members। बात तो बिल्कुल सही है भाई, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम था तो आप मेंबर थे, रजिस्टर ऑफ मेंबर से आपका नाम हट जाए तो आप मेंबर नहीं रह जाएंगे। लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर से आपका नाम कब कब हट सकता है? What are the situation when your name can be removed from the register of member? If you clearly remember, then in article of association I told you, एमआर कामत वर्सेस कैनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन के केस में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट हैव द पावर टू एक्सपेल ए मेंबर। सो इफ वंस यू बिकम ए मेंबर, कंपनी कैन नॉट एक्सपेल यू। सो अपार्ट फ्रॉम एक्सपल्शन, देयर मस्ट बी सम अदर सर्कमस्टांसेस इन विच द रिमूवल ऑफ योर नेम फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी may take place, and the first situation is when a member transfers all his share। सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए, वो कसम खा गया शेयर होल्डर, सारे घर के बदल डालूंगा जी, सारे कंपनी में जितनी शेयर थे सब ट्रांसफर कर। अरे भाई जब तुमने सब शेयर ट्रांसफर कर दिए, किसी और के नाम में वो शेयर रजिस्टर्ड हो गए, तो तुम्हारा नाम तो कटेगा ना, उसका नाम लिखा जाएगा, तुम्हारा नाम कटेगा। तो तुम्हारा नाम कट गया तो तुम अब मेंबर नहीं हो। दूसरी सिचुएशन क्या है? द कंपनी रजिस्टर्ड द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ अनदर पर्सन। रियली आपने ट्रांसफर किया, कंपनी ने किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड कर दिया, आपकी मेंबरशिप गई, दूसरे की शुरू हो गई। ओके, अब सिचुएशन के और ग्राउंड क्या है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। व्हेन शेयर्स हेल्ड बाय ए मेंबर आर फॉरफिटेड बाय ए कंपनी। समझ लीजिएगा फॉरफीचर क्या होता है। कंपनी है, मिस्टर M1 को शेयर दिया हुआ है ₹10 का, इस पे कॉल मनी ड्यू है ₹2। 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए मिस्टर M1 दे चुके थे, 2 रुपए ड्यू था, तो कॉल मनी ओवर ड्यू हो गई। कंपनी ने कहा कि 2 रुपए दे दीजिए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, ओवर ड्यू हो गया। अब कंपनी के पास रास्ता क्या है? कंपनी के पास बताइए क्या रास्ता है? कंपनी के पास एक रास्ता है फॉरफिट करने का। देखिए जब कंपनी आपके शेयर को फॉरफिट करती है ना, तो ये जो आपने 8 रुपए दे रखे हैं, ये भी कंपनी के पास चले जाते हैं। शेयर भी जब्त हो गया आपका, और कंपनी के पास ये आपके पेमेंट किए हुए 8 रुपए भी जब्त हो गए। आप ये नहीं कह सकते अच्छा मेरा शेयर जब्त कर दिया तो तुम मेरे 8 रुपए वापस करो, पहले तुम मेरा दे दो 5 रुपया 12 आना। वो नहीं चलेगा गाना, 5 रुपया 12 आना वाला गाना नहीं चलेगा। यहाँ 8 रुपए आपने दिए, आपसे मांगेंगे तो 2 रुपए आपको देना चाहिए था, नहीं दिया, आपका शेयर जब्त। ये कंपनी के पास पावर है फॉरफीचर। तो अगर आपका शेयर फॉरफिट हो गया तो अब आप शेयर होल्डर ही नहीं रहे, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से तो हटेगा ही हटेगा। इज इट राइट? अब when a person surrenders all the shares held by him, देखिए सरेंडर वाली घटना जनरली तब होती है जब किसी शेयर होल्डर ने उसी कंपनी से लोन वगैरह लिया होता है। तो मान लीजिए लोन लिया, चुकता नहीं कर पा रहे, तो मेंबर कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, हम अब जो शेयर हम हमारे थे, जितनी वैल्यू है, हम उसी को सरेंडर कर दे रहे हैं, आप अपना लोन का हिसाब किताब चुकता कर लीजिए। तो जब आपने शेयर सरेंडर किया तो वो शेयर किसी और को ट्रांसफर होंगे, तो आपका नाम वहां से हटेगा। When company sells all the shares held by him to enforce a lien, वही चीज यहाँ पे है। क्या आपने अपने शेयर कंपनी को सरेंडर किए, कंपनी ने किसी और को बेचा, आपका नाम काटा, किसी और का नाम वहां पे लगा दिया। सेकेंड चीज, when a member dies, मेंबरशिप खत्म होने के तरीके बता रहा हूं। When member dies, then estate of the deceased member remains liable for costs। देखिए इन दोनों लाइनों में क्या छिपा हुआ है, इन दोनों लाइनों में जो छिपा है वो बताता हूं कि एक्स लिमिटेड ने M1 को शेयर दिया हुआ था,
10 रुपए का और 8 उस पे पेड अप हो चुका था। 8 रुपए पेड अप हो चुका था, 2 रुपए बचे हुए थे। ठीक है, M1 की डेथ हो गई, M1 डाइड। तो प्रोविजन क्या कह रहे हैं? द स्टेट ऑफ डिजीज शैल बी लायबल। M1 जो भी संपत्ति छोड़ के गए हैं वहां से 2 रुपए की कॉल ली जा सकती है, कॉल वसूली जा सकती है। अब देखिए इस लाइन के भीतर क्या छिपा हुआ है। इस लाइन के भीतर ये छिपा हुआ है कि M1 की संपत्ति जिसको भी दी जाएगी, कोई उसका नॉमिनी होगा, कोई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिसको भी दी जाएगी वो इस 2 रुपए को पेमेंट करने का जिम्मेदार होगा। अब मान लीजिए कि M1 की ये संपत्ति M2 को दी जा रही थी, सारी प्रॉपर्टी। तो कंपनी ने M2 से क्या कहा कि भाई 2 रुपए तुम दे दो। तो M2 क्या बोलेगा? बताइए M2 क्या बोलेगा? कहेगा वो जो अंकल वाला शेयर था वो आप हमें दे दो। इसका मतलब M1 का नाम हटेगा यहां से, किसका नाम जाएगा? M2 का। नॉमिनी का नाम डालने की प्रक्रिया के पीछे यही कारण है। Cessation of membership when the member is adjudged insolvent and official assignee disclaims his shares। ये बात हम लोग अभी भी कर रहे थे कि जो ऑफिशियल रिसीवर है उसके पास आपके सारे शेयर चले जाएंगे तो आपकी मेंबरशिप तो खत्म हो ही जाएगी। When redeemable preference shares are redeemed by the company। अब आप यही पूछेंगे कि भाई ये प्रेफरेंस शेयर क्या है और इनका रिडेम्पशन क्या है। मैंने अभी आपको बताया 2 तरह के शेयर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इक्विटी तो आप इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रेफरेंस शेयर्स कुछ खास लोगों को इश्यू किए जाते हैं। उनके प्रेफरेंस में टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि उनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, उनके पैसे कुछ साल के बाद वापस किए जाएंगे। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रिडेम्पशन। और जब लिक्विडेशन होगा तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देने में प्राथमिकता मिलेगी अगर उनके शेयर अभी भी कंपनी ने रिडीम नहीं किए थे। तो व्हेन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम, तो जब तक आपके शेयर रिडीम नहीं हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है आप, आपके शेयर रिडीम नहीं हुए हैं, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर पे है। लेकिन जब आपके शेयर रिडीम हो जाएंगे, आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, तो जाहिर है रजिस्टर ऑफ मेंबर से आपका नाम हटाना ही पड़ेगा। When the member rescind the contract of membership on the ground of fraud or misrepresentation or a genuine mistake। तो कई बार ऐसा होता है, पहले होता था, अब तो खैर नहीं होता, कि कागज का शेयर है तो कंपनी के आर्टिकल में रूल है कि 2 डायरेक्टर साइन करेंगे और दोनों ने फर्जी सिग्नेचर करके दे दिया। मेंबर ने कहा ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तुम लोग अभी फर्जीवाड़ा कर रहे हो, आगे क्या करोगे? ये पकड़ो, मैं तुम्हारे साथ अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता, ये पकड़ो शेयर, मेरे पैसे मुझे वापस करो। उसने केस कर दिया। जाहिर सी बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड होगा, वो अपना कॉम्पेंसेशन देगा, तो जाहिर सी बात है शेयर भी उससे हटेंगे और रजिस्टर ऑफ मेंबर पर से भी उसका नाम हटेगा। When the shares are bought back by the company, देखिए बाइंग बैक एक प्रक्रिया है जो आजकल की कंपनियां बहुत अपना रही हैं, जो शेयर मार्केट में है। उन्होंने 10 लाख शेयर इश्यू किए बाजार में, 2 साल 4 साल 6 साल बाद बोला कैसा है कि 10 लाख शेयर में से 1 लाख शेयर हम वापस लेंगे। तो जो 1 लाख लोग कंपनी को अपने शेयर वापस दे देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन उसकी होती है, डिक्रेटिव टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो ये 1 लाख शेयर अपने वापस दे देंगे, जाहिर है उनका शेयर भी जाएगा और उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटाना भी पड़ेगा। When वाइंडिंग अप कमेंसेस, जैसे ही वाइंडिंग अप शुरू होती है कंपनी की, आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है और आपका नया नाम होता है कंट्रीब्यूटरी। When share warrants are issued in exchange of fully paid share, शेयर वारंट एक खास इंस्ट्रूमेंट है जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती। ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो जिसके हाथ में है उसी का है। तो जब शेयर वारंट इश्यू किया जाता है तो
तो कंपनी जिन लोगों को शेयर वारंट इशू करती है उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटाई देती है। एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, जो कि मैं अभी बात कर रहा था, क्या मामला है? The Act does not empower board of director of a company to expel any of its members. Therefore, any such power vested in BOD in this regard through article of association shall be invalid by virtue of section 6. Section 6 अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देता हूँ। Section 6 का कहना है no provision of article can go beyond memorandum of association. It cannot go beyond मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंपनी एक्ट। क्योंकि कंपनी एक्ट ने किसी भी मेंबर को निकालने की पावर नहीं दी हुई है, इसलिए अगर किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये पावर किसी तरह से दी है तो ये पावर का लेना ही अपने आप में इनवैलिड है। तो एक्सपल्शन नहीं हो सकता। देखिए, दो वर्ड है, एक्सपल्शन और सेसेशन। यही बात डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने भी की है कि अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस तरह की पावर दी है कि हम लोगों को निकालेंगे, मेंबर को निकालेंगे, तो वो इलीगल होगा और वायड होगा। राइट्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के राइट्स क्या होते हैं? देखिए, अगला लेक्चर हम यहीं से शुरू करेंगे। राइट्स ऑफ मेंबर्स, ड्यूटीज ऑफ मेंबर, लायबिलिटी ऑफ मेंबर, और फिर हम करेंगे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच का डिफरेंस। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।